हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। राइट, करना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अपना 3rd चैप्टर फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं बच्चों, है ना। इसके क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ही मन लगाकर हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। राइट, जो टॉपिक्स मैं आज पढ़ाने वाली हूँ या पीछे मैंने पढ़ाए हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि हमने पीछे जो चैप्टर किया और जो 3rd चैप्टर हम आज कर रहे हैं उसमें जो लेक्चर हम 3rd कर रहे हैं उसमें पहला और जो दूसरा लेक्चर था वो अच्छे से देखना ताकि आपको ये लेक्चर भी एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, वो बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया तक मैंने पूरा डेरिवेशन के साथ उसको कंप्लीट किया है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसे बहुत ही आराम से मन लगाकर पढ़ेंगे। और बच्चों, आप 12th में हैं, ये बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपको करनी है अपने ही स्टेट में टॉपर। आप जिस भी स्टेट से हैं वो आपको वहाँ का टॉपर बनना है, तो उसके लिए मन लगाकर लगन के साथ मेहनत करनी है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करना है। राइट, तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लो, जमकर शेयर कर लो क्योंकि मैं पूनम प्रजापत कक्षा 12वीं में आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत करती हूँ। जरूरी है कि आप लोग जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं, अभी जो जुड़ चुके हैं, वो आगे से आगे क्लास को शेयर कर दें ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। राइट, तो जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट ताकि मैं आज के इस टॉपिक को शुरू कर सकूं। साथ में हमने पीछे क्या पढ़ा है उसका छोटा सा क्विक रिवीजन भी आपको करवा सकूं। राइट, तो जल्दी से बताइए क्या आप सब लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए। फटाफट कमेंट में लिख दें और जल्दी से मुझे बता दें कि यस मैम हम रेडी हैं। ओके, जल्दी आ जाओ भाई। चले आइए, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सब बच्चे फाइनली ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं आए हैं उनको आप शेयर कर दो ताकि वो भी ज्वाइन कर ले। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा। आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम हम प्रभावित करने वाले कारक में आ गए, तो इससे पहले अभिक्रिया, अरे हम अभिक्रिया पढ़कर आए हैं। अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, हम पढ़कर आए हैं। उसके बाद जब कोई भी अभिक्रिया संपन्न होती है तो उस पर किसी अन्य चीज़ों का, यानी कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो प्रभाव, यानी अभिक्रिया आगे बढ़ रही है, पश्चिम दिशा में हो रही है, अग्र दिशा में हो रही है, तो उस समय क्या है, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, वो इफेक्ट उस अभिक्रिया को कैसा करता है, मंद कर देता है, अति मंद कर देता है, तीव्र कर देता है, क्या कर देता है, ये सब हम आज स्टडी करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही अभिक्रिया होगी, जब प्रभाव हम किसी का इफेक्ट देख लेंगे तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि जब कोई भी अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं तो वो अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उस दौरान वो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते हैं। राइट, जब वो टकराते हैं तो टकराते समय उनमें जो टक्कर होती है वो सिद्धांत क्या है, वो किस नियम पर लागू है, उसके द्वारा उस सिद्धांत में हमें क्या क्या देखना है, ये सब भी हम यहीं पर देखेंगे। डन, चलें शुरू करें। ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन तो बनता है। रिवीजन मतलब हम लोग पीछे की क्लास में क्या पढ़कर आए हैं वो एक बार हम देखेंगे ज़रूर कि हमने पीछे क्या किया हुआ है। यानी कि हमने लेक्चर 1 किया और उसके बाद हमने लेक्चर 2 कंप्लीट किया। राइट, लेक्चर 1 जो हमने किया उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा बेटा। हमने पढ़ा अभिक्रिया क्या होती है ना, अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रियाओं का वेग पढ़ा, यानी अभिक्रिया का वेग पढ़ा, अभिक्रिया वेग पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अभिक्रिया जो है उसकी जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की दर से अभिक्रिया को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अभिक्रिया का प्रदर्शन। राइट, हमने देख लिया था।
उसके बाद हमने पढ़ा लेक्चर 2 में, क्या बेटा, हमने पढ़ा वेग स्थिरांक, हाँ या ना, जल्दी बताओ। वेग स्थिरांक पढ़ा। वेग स्थिरांक के बाद में आणविकता और कोटि पढ़ी, आणविकता और कोटि पढ़ी, और इसके बाद हमने शून्य कोटि, प्रथम कोटि पढ़ी। शून्य कोटि अभिक्रिया, इसकी समाकलित अवकलित वेग समीकरण, इसका इकाई क्या होती है, ये सब हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया भी पढ़ी। राइट, बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। चले, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, डन है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है, ये सब हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो सबसे पहले अपन ने जो अभिक्रिया का वेग पढ़ा था, वही अभिक्रिया के वेग को कौन कौन प्रभावित करना है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। मैंने ये इसलिए समझाया है, ये सब इसलिए बताया है ताकि आप इन चीज़ों को कोरिलेट कर सकें, ताकि पीछे जो पढ़ा है वो ही आगे लेक्चर को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा फिर कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? तो अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग को क्या भाई, प्रभावित करने वाले कारक। डन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि प्रभावित करने वाले कारकों से भी पहले हमने क्या किया था। प्रथम कोटि अभिक्रिया तो पूरी पढ़ ली थी, लेकिन जब प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ी तो उसमें एक टॉपिक आता है लास्ट में जो बच गया था, वो था छद्म कोटि अभिक्रिया क्या होती है। राइट, यानी कोई भी अभिक्रिया प्रथम कोटि की होते हुए भी वो प्रथम कोटि की दिखा रही है, प्रदर्शित हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है ना, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अपने पास क्या है, CH3COOH प्लस H2, राइट, यहां से अभिक्रिया होती है तो यहां पर जो अभिक्रिया का उत्पाद बनता है। ठीक है, अब आप सोच रहे मैम उत्पाद क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है, हमें अभिकारक ही चाहिए, इसलिए हम उस झमेले में नहीं पड़ेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्यों, नथिंग। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने पास जो एसिड है, वो एसिड और वाटर दोनों में से जो पानी है वो अत्यंत तनु है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो पानी जो है उसको अपन क्या मान लेते हैं, सांद्रता को क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते, अत्यंत क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, नगण्य मान लेते हैं। इसकी सांद्रता को क्या मान लेते हैं, सांद्रता को नगण्य मान लेते हैं। क्लियर है? तो यहां पर केवल और केवल किसकी सांद्रता मैटर कर रही है, एक ही अभिकारक की। वैसे तो कोई भी बच्चा देखता है तो कहता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, क्योंकि दो अभिकारक हैं। अगर आप वेग स्थिरांक को देखें, R बराबर देखें K, तो केवल एक ही लिखा जाएगा, CH3COOH। इसका मतलब यह अभिक्रिया दिखाई तो द्वितीय कोटि की दे रही है, बट एक्चुअल में क्या है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्या है बेटा, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया की कोटि या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक दो भाग लेते हैं, परंतु वह अभिक्रिया एक कोटि की होती है, प्रथम कोटि की होती है। तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्या भाई, छद्म कोटि अभिक्रिया। क्या कहते हैं? और यह छद्म कोटि अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती है, गैसीय प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। तो गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित अवकलित वेग समीकरण क्या होता है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो एक छद्म कोटि अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई तो फटाफट बोल दो यस मैम। यहां तक बात क्लियर हो गई, प्रथम कोटि क्लियर हुई।
अब देखो छद्म कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। तो यहाँ पर आप सब लिख सकते हैं क्या, वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि 1 अणु संख्यता 2 होती है। कोटि तो 1 होती है पर अणु संख्यता, जितने अभिकारक भाग लेते हैं उसे अणु की संख्या कहते हैं, उन्हें छद्म एकाणु अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एथिल एसीटेट, दिस इज C2H CH3COOH प्लस H2O, राइट, का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन इच्छु शर्करा का प्रतिलोम है। क्या है, प्रतिलोम है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित अवकलित वेग समीकरण लिखो, जिसे निम्न गैस अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रही आपकी गैस अभिक्रिया, हाँ या ना बच्चों, यस और नो बेटा, क्लियर। तो गैसीय समीकरण के लिए क्या लिखते हैं हम, गैसीय समीकरण के लिए हम लिखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल SO2Cl2 SO2 प्लस Cl2, क्लियर है, हाँ या ना। जनरली हम लोग H2SO4 लिखते हैं, राइट, हाँ या ना, है ना। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, SO2Cl2 डाई सल्फाइड डाई क्लोराइड, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपको ये चीज बताई जा रही है कि गैसों की जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पर काम करती है। डन बेटे, क्लियर है, ओके, चलते हैं आगे। अब आता है अभिक्रिया वेग को, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो छद्म कोटि अभिक्रिया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछी जाती है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन आता है। देखो बेटा, जो बच्चा मेरे साथ साथ पढ़ता है, मेरे साथ साथ पढ़ रहा है, वो एक चीज़ नोट ज़रूर कर ले कि जो चीज़ मैं जैसे लिखा रही हूँ वो वैसे ही नोट्स बनाए, है ना, उनमें कोई हेरफेर मत करना। क्योंकि अगर आपको सच में आपको लगता है कि हमें टॉप करना है तो प्लीज़ आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, और जैसे आपको पूनम मैम कह रही हैं, है ना, आपको रुचि मैम कह रही हैं, है ना, तो बायोलॉजी वाले मैम कह रही हैं, इंग्लिश वाले मैम कह रही हैं, जैसे जैसे हम लोग गाइड कर रहे हैं वैसे वैसे प्लीज़ आप लोग सब लिखते जाओ, है ना, वही चीज़ें नोट करते जाओ, फिर उनको रिवाइज करते जाओ ताकि बैकलॉग ना हो, है ना। कई बच्चे जैसे कि पढ़ा रहे होते हैं, अभी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कई बच्चे बातें कर रहे हैं, है ना, तो बातें करने का समय नहीं है बेटा, है ना। सुबह 6 बजे भी अगर आप पढ़ने के समय में बातें करोगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। कोई बच्चे कहते हैं मैम हम रिकॉर्डेड बाद में देख लेंगे, मैम हम बाद में लाइव क्लास बाद में देख लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता, वो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब जिस समय ज़रूरत है देख रेख की उसी समय करो, बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। समझ आई मेरी बात। तो थोड़ा सा ध्यान करो इन चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तभी बातें समझ आएंगी, सब बातें क्लियर होंगी। चले ओके जी, चलिए शुरू करते हैं अगला। अब आता है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अभिक्रिया वेग, क्लियर है, अभिक्रिया वेग क्या होता है भाई। अभिक्रिया वेग की मैं बात करूं तो अभिक्रिया वेग में क्या होता है बेटा कि अभिक्रिया जो होती है अभिक्रिया वेग का मतलब क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया है ना, जैसे सपोज अपने पास H प्लस OH माइनस है और ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यह अभिक्रिया कितने समय में संपन्न हो रही है ना, कितने समय में संपन्न हो रही है ना, तो वही उसका क्या कहलाएगा, कितनी रफ्तार से कितने समय में स्टार्ट हो रही है, वही क्या कहलाती है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताओं का अनुपात समय के साथ अभिक्रिया का वेग कहलाता है, राइट। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता, है ना, अपन ऐसे तो लिखते हैं अभिकारक बट्टा
अभिकारकों की सांद्रता बट्टा समय, यानी अभिकारकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई सभी को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये है अभिक्रिया का वेग। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है, सब बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले अभिकारक अणुओं की सांद्रता का प्रभाव, यानी कि जब भी आप कोई भी अभिक्रिया करते हैं, जब भी आप कोई भी अभिक्रिया करते हैं बेटा, अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना, अभिक्रिया, अभिक्रिया, डन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अपने पास कई अभिक्रियाएं हैं, है ना, H प्लस क्या रे, अपन यूँ भी लिख सकते हैं कि अपन पास C प्लस O2 इजिकल टू क्या भाई, CO2। ये भी एक अभिक्रिया ही तो है, हाँ या ना, H2SO4, हाँ या ना, है ना। तो क्या बन गया भाई, H प्लस HSO4 माइनस, हाँ या ना, S प्लस O2 इजिकल टू SO2। सही बात है, यहाँ तक तो क्लियर है। वो तो ये कहते हैं कि कोई भी अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आपको कोई कह दे, किचन में खड़ा कर दे, ठीक है, सुनना मेरी बात को, ध्यान समझने की कोशिश करना, आपको किचन में खड़ा कर दे और फिर कहा जाए कि बिना सब्जी के, बिना कोई भी मार्केट से सब्जी लाए, कुछ भी नहीं है किचन में, और कहे कि खाना बनाओ, हाउ इज पॉसिबल? संभव है क्या? संभव है क्या कि किचन में कोई सामान नहीं है और आपको कह दे कि खाना बनाओ खड़े खड़े, सब्जी मार्केट से लाई हुई नहीं, कहे सब्जी बनाओ, आटा नहीं है फिर भी कहे रोटी बनाओ, कैसे पॉसिबल है भाई? वैसे ही अभिकारक की सांद्रता तो अभिक्रिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर अभिकारक ही ना हुए, उनकी मात्रा ही ना हुई, तो क्या कभी उत्पाद बनेगा? नहीं साहब, ये तो वही हो गई बिना चीज के क्या कर लो। वह कहते हैं ना, मैथ्स में ऐसे मानते हैं ना कि मान लो कि कोई वस्तु x है तो वो मानना हो गया। हमारे यहाँ मानना नहीं होता भाई, होता है वो होता ही है, डन। तो अभिकारक की सांद्रता बहुत मैटर करती है, बिना अभिकारकों के उत्पाद या अभिक्रिया का वेग निकालना संभव नहीं है, डन। चले आ जाओ। तो निश्चित ताप पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। कोई भी अभिक्रिया संपन्न होनी है तो अभिकारक जितने ज़्यादा होंगे, इसकी मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उत्पाद उतना ही ज़्यादा बनेगा, और उत्पाद ज़्यादा बनेगा मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता बढ़ जाने से अणुओं के मध्य टक्करों की कुल संख्या भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं? आपस में टकराते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ये अभिकारक है ना, बहुत सारे अभिकारक एक पात्र में रखे गए हैं, राइट। अब ये क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि ये आपस में क्या हो गए हैं, सब के सब जुड़ गए हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में क्या कर रहे थे? टकरा रहे थे। टकराने के बाद में क्या हुआ कि एक नया उत्पाद बन जाता है। अब टकराने की भी अलग अलग स्कीम है, अलग अलग तरीका है, किस तरह से टकराएंगे तभी उत्पाद बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये सब हम उसकी कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ये बात सबको क्लियर हुई? सांद्रता कितनी मैटर करती है अभिकारक की? सब बच्चों को सुनाए, बिना अभिकारक के उत्पाद संभव नहीं है। ठीक है, चले, सबको समझ में आ गया? एक बार थम्स अप जरूर भेज दें और कमेंट में लिख दें #easy, #easy मैम, #easy, है ना। सब बच्चे लिख देना ताकि समझ में आ जाए कि भाई बच्चों को इजी लग रहा है, डन। चलो आ जाओ जी, चलो चलते हैं आगे। अगला है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप का प्रभाव। बच्चों, बहुत सिंपल सी कहानी है किसी भी चीज को समझने की, अगर समझा जाए तो, है ना। एक शब्द आता है प्रभाव, जैसे सांद्रता का प्रभाव, कोई भी प्रभाव है ना, तो प्रभाव का मतलब क्या होता है? प्रभाव का मतलब क्या होता है भाई? प्रभाव का क्या मतलब होता है? बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रही हूँ, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, है ना। जरूरी है, जब तक सीखोगे नहीं तब तक जानोगे भी नहीं। तो प्रभाव का मतलब क्या होता है? प्रभाव का मतलब होता है कि कोई भी अभिक्रिया जब होती है, कोई भी अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया के बाद
अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया संपन्न हो गई। वो अभिक्रिया कैसी है? जैसे आपने देखा कि अपन देखते हैं कि जब भी अभिक्रिया की मैं बात करूं तो अगर मैं ताप को बढ़ा रही हूं तो यह अभिक्रिया हमेशा क्या होती है, जब उत्पाद बनता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, यानी ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी। क्या है बेटा? ऊष्मा शोषी है। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देती ताकि बात समझ में आ जाए। यह अभिक्रिया कैसी है बेटा? ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब यहां पर हम ताप का प्रभाव देखें तो ताप का प्रभाव मतलब या तो आप यह अभिक्रिया जो संपन्न हो रही है, जब अभिकारक से उत्पाद बनता है, कोई भी अभिक्रिया एक अभिक्रिया है जो ऊष्मा शोषी है। ठीक है, जनरली हम जो अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं औसत वेग वाली अभिक्रियाएं हैं। वो अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उन अभिक्रियाओं में आप देखेंगे वो आणविक प्रकार की होती है। तो औसत प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती है वो आणविक प्रकार की होती हैं। उन अभिक्रियाओं में यदि आप देखें तो वो सब ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा लेंगी और उत्पाद में बदलेंगी। जब वो ऊष्मा ले रही है, जब वो ऊष्मा शोषी है, तब उनमें क्या होगा? अगर आप ताप को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं तो ये क्या करेंगी? ये अभिक्रिया कहेगी ताप कम करो, यानी हर उस चीज का वो विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। ताप कम होना चाहिए, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं? ताप बढ़ा रहे हैं। ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा होगा और अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी बेटा? अग्र दिशा में जाएगी। किस दिशा में जाएगी बेटा? अभिक्रिया अग्र दिशा में, यानी कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है और अग्र दिशा में जाने पर क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है बेटे? अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ठीक है, और वहीं पर यदि मैं ताप को कम करूं तो ये कहेगा ताप को बढ़ाओ, और जैसे ये कहेगा ताप को बढ़ाओ तो अभिक्रिया किस तरफ जाएगी? पश्चिम दिशा में जाएगी। तो ये है ताप का प्रभाव। राइट, प्रभाव का मतलब समझ में आया? प्रभाव का मतलब होता है कोई भी अभिक्रिया है, वो चाहे एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, उस समय आप जब ताप दे रहे हैं कम या ज्यादा, तो अभिक्रिया अग्र दिशा में हो रही है या पश्चिम दिशा में हो रही है। ये होता है टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? बात समझ में आई? तो यहां पर यही कहा गया है कि अगर कोई भी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक अणु है, अभिकारकों के अणु हैं, उन अणुओं में आप देखें तो आपने अगर प्रारंभ में आपने क्या किया? टेम्परेचर नॉर्मल था आपके पास, तो अभिकारकों की संख्या तो थी लेकिन उनमें टक्कर कम हो रही थी, तो उत्पाद की मात्रा कम बन रही थी। अब जैसे ही आपने टेम्परेचर 10 बढ़ा दिया तो लगभग क्या हो जाता है? उत्पाद की मात्रा दुगुनी हो जाती है, यानी अभिक्रिया का वेग लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है जब आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो ये होता है फर्क किसमें बेटा? ताप का। जब भी कभी अभिक्रिया जो ऊष्मा शोषी है, ताप को बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर? बात समझ में आई या नहीं बेटा? आपको बिल्कुल ये चीज़ें इसलिए इतना डीप में पढ़ा रही हूँ ताकि 12th के बाद जब आप नीट और जेई का एग्ज़ाम दो तो आपको ये फील हो कि यस, हमने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है, हमने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ है। अगर पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन क्लिक करेगा। विदाउट कॉन्सेप्ट नीट और जेई के क्वेश्चन नहीं होंगे बेटा, मैं आज ही कह रही हूँ। तो और ये चैप्टर जो है आपके नीट के सिलेबस में भी है। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ो। 12वीं के साथ साथ इस बार ही नीट का एग्जाम दे देना ताकि आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और अगले साल तैयारी करो हम लोगों के साथ ही। राइट, चले, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? तो एक बार थम्स अप प्लीज, थम्स अप, थम्स अप। ओके जी, ओके, सभी को क्लियर हो चुका है। चलते हैं आगे। ताप का प्रभाव समझ में आया? तो अभी क्या ताप बढ़ाने से अभी एक बढ़ता है क्योंकि ताप वृद्धि से प्रभावी टक्करों की संख्या
बढ़ जाती है और प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से उत्पाद भी बढ़ जाता है, उत्पाद की मात्रा भी बढ़ जाती है। चले बेटे, बात समझ में आ गई? आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलिए जी, आओ अब चलते हैं आगे। अगला है उत्प्रेरक का प्रभाव। किसका प्रभाव बेटा? उत्प्रेरक का प्रभाव। थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। आपका एग्जाम्पल देती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप सोच रहे हैं मैम कैसे? चलो छोड़ो, आपका एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अपने से कोरिलेट करो तो चीज़ें जल्दी समझ में आती है। जैसे आप बच्चों को घर में बहुत ज्ञान दिया जाता है ना, मम्मी पापा बड़े भाई बहन, कि बेटा पढ़ लो, ये समय है, अगर पढ़ लिए तो जीवन सुधर जाएगा। पर अपन क्या सोचते, इनके तो एक ही काम है, सुबह शाम भाषण, सुबह शाम भाषण। सही है ना? झूठ बोल रही हूँ तो बताओ कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, बताओ। सबके साथ है ना। इस उम्र का तकाजा है, ये तुम्हारी बात नहीं है, ये उम्र का तकाजा है। इस उम्र में हर बच्चे को माँ बाप और गुरु दुश्मन लगते हैं, और मित्र जो होते हैं वो सबसे जिगरी यार है। मतलब मैं कहूँ कलेजे का टुकड़ा है भाई साहब, हैं। वही सब कुछ कर रहा है, वो सही बता रहा, जो वो कह रहा है उसके अलावा सब गलत है दुनिया में। सही है, वही बात है। तो जब माँ बाप कहते ना, वो बातें धीरे धीरे समझ में आती है नहीं। और वही बात अगर दोस्त कह दे कि नहीं यार तुझे पढ़ना चाहिए, है ना, पढ़ेंगे तभी तो जीवन में सक्सेस होंगे, आज पढ़, कल तू नीट क्रैक कर लेगा, फिर तू डॉक्टर बनेगा एम्स में, सोच क्या मतलब लग्जरी लाइफ तो जिएगा। तो हम यूँ जाग जाते, हुआ यार मेरा फ्रेंड कह रहा है, इसका मतलब सही है ना। वो फ्रेंड क्या काम कर रहा है? वो फ्रेंड तुम्हारे जीवन में उत्प्रेरक का काम कर रहा है, जो तुम्हें बढ़ा रहा है। पर कुछ दोस्त नालायक भी होते हैं, वो कहते हैं सही है, तेरे घर वाले यूं ही कहते रहते हैं, आपने पढ़ोगे लिखोगे तो हुओगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, है ना, ऐसा कह देते। कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ उत्प्रेरक विषकारी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। तो तुम्हारे मित्र जो है सब अच्छे हैं, जो तुम्हें क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तो तुम पढ़ने लग जाते हो। माँ बाप की इतनी नहीं सुनते हो। तो वही अभिक्रियाओं में होता है कि जब अभिक्रिया नॉर्मल स्थिति में है, क्या है, जैसे C+O2 कोई रिएक्शन हो रही है और CO2 जो बन रहा है, अगर नॉर्मल हो रहा है तो वो आराम आराम से बनेगा, पूरा समय लेगा। हो सकता है वो 5 मिनट लगा रहा है कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर CO2 बनाने में। वहीं पर ऐसे ही जैसे N2 + 3H2 है ना, 2NH3, ठीक है। तो यहाँ पर निकल है, आयरन है, कोबाल्ट है, इनकी प्रेजेंस में क्या होगा, इनकी प्रेजेंस में क्या होगा भाई, है ना। तो ऐसे तो क्या होता है भाई, ऐसे क्या होता है बच्चों, ऐसे क्या होता है कि नॉर्मल यदि आप देखोगे ना, तो नॉर्मल रिएक्शन तो क्या होती है, आराम आराम चल रही। जैसे ही आपने आयरन कोबाल्ट डाल दिया तो अभिक्रिया तुरंत तेजी से संपन्न होना शुरू कर देती है, तेजी से होना शुरू कर देती है। नहीं भाई अब तो जोश में आ गया, मेरे दोस्त ने कह दिया मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, और इस बार मेरिट लेकर आऊंगी, इस बार मैं नीट क्रैक करूंगा। सही है, वही चीज इनके साथ भी। तो ये कह रहा है कि जब भी कोई अभिक्रिया संपन्न होती है सामान्य रूप से, जब कोई उत्प्रेरक नहीं है तो उस समय उसको समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वहीं पर यदि उत्प्रेरक डाल दिया जाए तो अभिक्रिया बहुत कम समय में तेजी से क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। बोलो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं। तो देखो ना, जैसे अभिकारक था, ठीक है, अभिकारक था और अभिकारक जो पथ से चल रहा था, तो बिना उत्प्रेरक के इसकी सक्रियण ऊर्जा इतनी थी, यानी कि इसको इतनी ऊर्जा चाहिए एक्टिवेट करिए। नहीं, जब तक माँ बाप कह रहे हैं ना तब तक तो नॉर्मल है, सब कोई मतलब नहीं है, कह रहे हैं हाँ है ठीक है भाई, कह दिया तो कह दिया, रोज ही कहते हैं, है ना। यानी उन्हें एक्साइटेड करने के लिए, उन्हें पढ़ने के प्रेरित करने के लिए बड़े जतन किए जा रहे हैं। बेचारे कुछ माँ बाप तो बेचारे इतने भोले होते हैं, कहते मेरे पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया, है ना, कोई गुरुजी से पंडित जी से पूछना पड़ेगा, कोई हवन इत्यादि कराना होगा तब जाके मेरा बच्चा पढ़ेगा। अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे बच्चे को, पंडित जी कुछ नहीं करेंगे, ये नालायक है, दोस्ती यारी के चक्कर में खराब हो रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर लव स्टोरियाँ बनाते रहते हैं। अरे इनसे बचो,
इन सब में कुछ आना जाना नहीं है। तो यही मैं कह रही हूँ बेटे कि यहाँ पर वही बात है। तो उत्प्रेरक के बिना तो बड़ी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए भाई। वहीं पर जैसे ही आपने उत्प्रेरक डाल दिया तो आपकी एक्टिवेशन ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी दोस्त जरा सा बोल दे तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। माँ बाप बेचारे बोल रहे हैं सदियों से, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पर नाना बेटा नहीं पढ़ेगा, हैं बेटा नहीं पढ़ेगा। तो वही स्थिति है। तो अब समझ में आ गई, अब तो नहीं भूलोगे कि तुम्हारे उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है, वहीं पर बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया संपन्न होने में थोड़ा समय लेती है। यह है उत्प्रेरक का यानी तुम्हारे दोस्त का तुम पर प्रभाव। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान जो है, सक्रियण ऊर्जा का जो मान है बच्चों, कम कर देता है और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। सबको समझ आई? हाँ या ना? जल्दी से बताओ यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ कि यस मैम हमें क्लियर हो गया है, हमें बात समझ में आ गई है। सभी बच्चों को जल्दी से बता दो कि यस मैम क्लियर है। फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। बात समझ में आ गई? चलो जी सरकार, चलते हैं आगे। चले? ओके डन। चलिए 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 चलते हैं आगे। अब आता है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। एक बात, आपके पास एक अभिक्रिया इतने से पात्र में हो रही है, एक अभिक्रिया इतने पात्र में हो रही है। क्षेत्रफल कहाँ ज्यादा? इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक बात है। अब आपके पास अभिकारक अणुओं की संख्या है, क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? ये छोटा है तो अणुओं की संख्या कम, टक्करें कम, वेग कम, प्रतिफल कम। जगह ज्यादा, लोग ज्यादा, बहस ज्यादा, राइट, और रिजल्ट भी ज्यादा। डन। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि घर में 4 ही लोग हैं और एक फैमिली जॉइंट फैमिली है, साहब 30 लोग एक साथ रहते हैं। मेरी खुद की फैमिली है, 30 लोग एक ही घर में रहते हैं। हर दिन लगता है दिवाली होली है भाई, हर दिन त्योहार लगता है, हम तो कभी भी चले जाओ, है ना। तो वो स्थिति। तो एक घर में 30 लोग हैं, 30 लोग अलग अलग सोच के हैं। अब आप उनसे कभी कन्वर्सेशन करो, उनसे बात करो तो आपका ज्ञान बढ़ेगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 30 लोग अगर 30 प्रकार की बातें भी कहेंगे तो हर एक से एक एक नई बात जानने को मिली, तो तुम्हारा नॉलेज क्या हो गया? बढ़ रहा है ना। 4 लोग घर में, इंडक मिंडक 4। अब उन 4 लोगों के साथ क्या ही तो बात कर लें, क्या ही बहस कर लें, घूम फिर कर बात तो अपने पे आनी है, राइट। तो बात समझ में आ गई। तो जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा टकराव और उतने ज्यादा नॉलेज बढ़ता है, तो उतना ज्यादा अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और अभिक्रिया संपन्न होती है। बात समझ में आ गई। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको उत्प्रेरक का दिखाई दिया, वैसे ही यहां पर आप देख सकते हैं कि अपने पास जितनी ज्यादा क्षेत्रफल होगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, टक्करें उतनी ज्यादा होगी और उनमें थ्रेशोल्ड यानी दहली ऊर्जा का मान जो है वो क्या होगा? अभिकारक अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, राइट। यानी कि एक न्यूनतम जो ऊर्जा चाहिए किसी भी, जैसे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास इस पात्र में कुछ मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, अभिकारक रखे गए हैं। ये अभिकारक आपस में टकराएंगे तो इनमें से कुछ ही हैं जो टक्कर करने के लिए योग्य है। स्वयंवर नहीं होता, स्वयंवर होता तो लाखों लोग आते हैं, है ना स्वयंवर में। उनमें से टॉप 10 निकाले जाते हैं, टॉप 10 आ गए।
वो टॉप 10 के अंदर कौन सी ऊर्जा है? दहली ऊर्जा है, यानी कि वह न्यूनतम अधिकतम आवश्यक ऊर्जा, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक अणुओं को अभिक्रिया करने के लिए सक्रिय करती है कि जागो उठो, अब तुम्हें जागना होगा, है ना। तो उतनी आवश्यक ऊर्जा यदि किसी मॉलिक्यूल में है तो वो एक्टिव होंगे, और एक्टिव होकर के उस समय उनकी जो ऊर्जा होगी उनमें, उन्हें क्या कहते हैं हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा। डन, क्लियर हो गई। अब दहली ऊर्जा के बाद इनमें से जो सक्रियण ऊर्जा को पार कर गया या सक्रियण ऊर्जा तक आ गया वो है सक्रियक अणु, और वो ही क्या बतलेंगे आपको लास्ट में? उत्पाद बनाकर देंगे। ठीक है जी, बात तो समझ आई कि नहीं? तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा उतना ही मॉलिक्यूल की थ्रेशोल्ड ऊर्जा अणुओं में ज्यादा, उतने ही ज्यादा सक्रियण, उतने ही ज्यादा उत्पाद और उतनी ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। यस और नो? बात समझ आई कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ यस और नो कि यस मैम हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है तो जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी बेटा। सबका क्लियर? ओके डन। चलिए आ जाओ। अब आता है प्रकाश का प्रभाव, यानी अभिक्रिया पर प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हें क्या करते हैं? तो कहा कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण दहली ऊर्जा तल को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति होती है, उनका वेग प्रकाश की उपस्थिति में बढ़ता है। यानी कि अगर मैं किसी भी ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ में जो मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, इन मॉलिक्यूल्स में से जो यहाँ तक, यानी कि जिनके पास अभिक्रिया करने की क्षमता हो, अभिक्रिया करने की क्षमता, करने की जिनके पास क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया करने की जिनके पास क्षमता होती है उनकी ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा कहलाती है। और यह दहली ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश पर निर्भर करती है, क्योंकि आप सब जानते हैं हमने 11th में दूसरे चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना में पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, राइट। उनमें सक्रियण ऊर्जा, दहली ऊर्जा सब पढ़ाया गया था। जिसको नहीं पता है वो जाकर के वहां पर वो मेरा क्लास जरूर देख लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। डन, तो बात समझ में आ गई। तो दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? टॉपिक समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो कि यस मैम हमें टॉपिक क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस और नो? डन 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 डन। चलिए जी चलते हैं आगे। ओके, अगला टॉपिक है संघट्ट सिद्धांत। यानी संघट्ट सिद्धांत क्या है? हमने अभिक्रिया पढ़ी, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है वो पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि अभिक्रिया जब हो रही है तो उसमें कौन कौन इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। ताप का प्रभाव, अभिकारकों की सांद्रता का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव। डन। इन सब के इफेक्ट के बाद जब अभिक्रिया फिर भी फाइनली हो रही है तो क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस का नाम है संघट्ट सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहते हैं हम इसको। कौन सी थ्योरी कहते हैं? कोलिजन थ्योरी। जहां पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आपस में इस तरह से घूमते हैं, फिर टकराते हैं, राइट, और टकरा करके प्रोडक्ट बना देते हैं। इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? कोलिजन थ्योरी। अब जो ये टक्कर है वही टक्कर क्या करेगी? बताएगी कि टक्कर कैसी हुई कि उत्पाद बना या कैसी हुई कि उत्पाद बना ही नहीं। क्लियर? चलो ओके जी, आओ चलते हैं। संघट्ट सिद्धांत की बारे में जानने का समय आया। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के अणु किस प्रकार संघट्ट करते हैं या आपस में टकराते हैं। यानी कि आपके पास A प्लस B है। अब A और B
आपस में कैसे मिल रहे हैं, वो कैसे जुड़ रहे हैं कि उत्पाद बन रहा है या फिर उत्पाद नहीं बन रहा है। समझ आ रही है मेरी बात में क्या कह रही हूँ? या तो उत्पाद बन सकता है या फिर उत्पाद नहीं बन सकता है, दो ही सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बात ये कह रहे हैं, जब वो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिक्रिया करते वक्त क्या होगा, एक टक्कर होगी। जब वो टक्कर होती है तो वो टक्कर बताएगी कि उत्पाद बनेगा या नहीं। इसी थ्योरी को हम संघट्ट सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार परिणाम स्वरूप उत्पाद में बदलते हैं। साथ ही संघट्ट सिद्धांत ये भी बताता है कि क्यों अलग अलग अभिक्रियाओं का वेग अलग अलग होता है। अगर उत्पाद बन गया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, उत्पाद नहीं बना तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। हाँ या ना? यानी कि मॉलिक्यूल टूट कर नया प्रोडक्ट बना रहे तो अभिक्रिया बढ़ रही है भाई, अभिक्रिया बढ़ रही है, टक्करें बढ़ रही है, वेग बढ़ेगा। अगर अभिक्रिया हो ही नहीं रही है तो क्या होगा भाई? हैं? फिर कोई अभिक्रिया होगी नहीं, वेग बढ़ेगा नहीं। ठीक सा? क्लियर? ओके, चलो आगे। आइए जी, अब आता है अगला पॉइंट। किसी भी अभिक्रिया के अणुओं को क्रियाकारक से उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए क्रियाकारक के अणुओं का आपस में टकराना आवश्यक है। पहली बात, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि टक्कर तो हो। यानी कि अगर मैं कहूँ, कई बच्चे नहीं कहते, कई बच्चे जैसे एग्ज़ाम देते हैं, उनका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है ना, तो बच्चे कहते हैं कि मैं तो मेरे जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। नहीं, तुमने कम से कम कोशिश तो की, तुमने इतना तो था दम कि तुमने एग्जाम तो दिया। उन कायरों की सोचो जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं इस डर से कि एग्जाम देना पड़ेगा। राइट? सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए ये सोचकर। यानी कि टक्कर तो हो। मॉलिक्यूल एक बर्तन में रख दिया, एक स्थान पर आपने क्या रख दिया भाई? मॉलिक्यूल को रख दिया। आपने क्या किया भाई? एक पात्र में कणों को रख दिया। अब ये कण कोई टकरा ही नहीं रहा। यानी कि एक घर, शादी वाले घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, अब वो यूं बैठे हैं सब, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, तो क्या कभी जानकारी होगी? होगी? नहीं होगी। अब यदि कहीं गेस्ट आए और हम उनसे हाय हेलो कैसे हो, खाना खा के जाना है ना, कैसा लगा आपको, ऐसे आना चाहिए, आया करो, नहीं मिलेंगे तो कैसे, ये अच्छा साउंड कर रहा है ना, तो कम से कम आए हैं तो बात तो करो। अब आपने मॉलिक्यूल को रखा है तो कम से कम ये मॉलिक्यूल इतनी तो करे, इतने नालायक भी ना हो जाए कि पड़े रहें। क्या करें? कम से कम आपस में टकराए तो सही। जब टकराएंगे तो टकराने योग्य होने चाहिए। तो कह रहा है ना कि आपस में क्या हो, इनका टकराना आवश्यक हो। यानी इनके पास इतनी ऊर्जा तो हो, इतने उदासीन प्रवृत्ति के ना अपने को क्या करना है भाई, पड़े रहो, हैं? नहीं, इतने तो हो कि वो टकरा सके। राइट? इसी आधार पर विलियम लुइस और मैक्स स्ट्राउस ने संघट्टवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और उन्होंने कहा कि किसी अभिक्रिया के क्रियाकारक को ठोस गोले के रूप में मानो। यानी अभिकारक जितने भी आपके पास हैं उन्हें ठोस गोले के रूप में मान लो और मान करके इन ठोस गोलों के आपस में संघट होने के अर्थात टकराने के अभिक्रिया संपन्न होने या क्रियाकारक का उत्पाद में बदलना शुरू हो जाता है। यानी कि उन्होंने कहा कि कम से कम इनके पास इतनी न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए कि ये आपस में टकरा सके, और टकरा कर जो ऊर्जा मिलेगी वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर है, तब तो उत्पाद बनेगा, अगर नहीं तो उत्पाद नहीं बनेगा। यानी कि संघट्टवाद के अनुसार दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, संघट्ट आवर्ती जरूरी है। यानी कि ये तीनों चीजें एक अभिकारक में गुण ऐसे होने चाहिए कि वो सबसे पहले तो एक्टिव हो सके, दहली ऊर्जा के बराबर उसमें ऊर्जा हो सके, उसके बाद
टक्कर करने के बाद इतनी ऊर्जा हो कि वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर आ जाए और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? शायद मेरा हाथ ही ऐसे घूम रहा है कि आपको ग्राफ ही समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो ओके डन। किसी भी अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते हैं, सही बात है भाई। देखो ना, ये एक आपके पास क्या है, अभिकारक की सांद्रता और समय। अब यदि मैं यहां से इसको यूं कर दूं, है ना, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास इतनी तो ऊर्जा हो कि वो यहां तक आए, और यहां तक आएंगे तो फिर वो टकराएंगे तो वो सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिलेगी, और सक्रियण ऊर्जा के बराबर आने से ही क्या बनेंगे, उत्पाद में कन्वर्ट। जो यहां से यहां तक नहीं आया उसके पास दहली ऊर्जा नहीं है, जो यहां से यहां तक नहीं पूछा इसका मतलब उसके पास सक्रियण ऊर्जा नहीं है, तो जिसके पास सक्रियण ऊर्जा नहीं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लायक नहीं। वही बात है जैसे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में वही बच्चा जाएगा, से कम ABCD आए, 12 खड़ी आए, कम से कम इतना आए, अक्षरों का ज्ञान हो, तभी तो वो अगली क्लास में जाएगा। ठीक उसी प्रकार टक्कर हो गई, ठीक बात है, लेकिन सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होनी चाहिए, तभी जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अभिक्रिया संपन्न होगी। डन है? बात समझ में आ गई होगी तो फटाफट जल्दी से फटाफट उतार लेना ताकि बात क्लियर है हो जाए। चले ओके जी, ओके चलते हैं आगे। आइए, तो सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, सक्रियण ऊर्जा, जो कि मैं बार बार कह रही हूं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अभिकारकों के क्रियाकारक को अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक होती है, अर्थात किसी भी अणु के पास सक्रियण ऊर्जा के समान ऊर्जा है तो वह अभिक्रिया में भाग लेता है और वह क्रियाकारक से उत्पाद में बदल जाता है। वही ग्राफ जो कि मैं बार बार तुम्हें दिखा रही हूं, सक्रियण ऊर्जा ये रही आ गई भाई साहब, सक्रियण ऊर्जा आ गई साहब। क्लियर है? देखो तो यहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यहां पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट कम हुआ है ना, हाँ या ना। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ और यहाँ की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, तो यहाँ अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर एंडोथर्मिक, यानी ऊष्मा चाहिए, ज़्यादा ऊष्मा देने पर ही प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं। एक्सोथर्मिक में कम ऊर्जा पर अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। क्लियर है? तो जल्दी से बताओ, यस मैम, बात समझ में आ गई है? जल्दी जल्दी सभी मेरे बच्चे बताएंगे कि यस मैम क्लियर हो चुका है। सभी बच्चों का जल्दी जल्दी बताएंगे। सक्रियण ऊर्जा क्लियर हो गई सभी बच्चों को? बिना एक्टिवेशन एनर्जी के क्या नहीं हो सकता है, बिना एक्टिवेशन एनर्जी के अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ऊर्जा हो, टक्कर हो, सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा मिल गई तो प्रोडक्ट बन गया, नहीं तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राइट? चले, ये बात सबको क्लियर हो गई तो फटाफट थम्स अप भेजो और लिख दो भाई साहब कमेंट्स में #easy। जल्दी से लिख दो कि यस मैम इजी है, मक्खन बना दिया मैडम। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट में लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा भाई। चलो आ जाओ, अब सक्रियण ऊर्जा के बाद में अपन देखते हैं संघट आवर्ती। बेटा संघट आवर्ती का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल, जब भी कोई भी पात्र में रिएक्शन हो रही है ना, तो इकाई क्षेत्रफल में कितनी टक्करें हो रही है, इकाई क्षेत्रफल में कितनी टक्करें हो रही हैं, कितनी टक्करें पॉसिबल है, कितनी टक्करें पॉसिबल है, वही टक्करों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, टक्करों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा टक्करें होंगी
उतनी ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। तो कहा कि इकाई क्षेत्रफल में जितनी टक्करें होती है वही उसकी क्या कहलाती है, औसतन संघट्ट आवर्ती कहलाती है। किसी भी मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली क्या भाई, प्रति सेकंड होने वाली क्या टक्करें क्या कहलाती है। चलो भाई, इकाई आयतन में प्रति सेकंड कितनी टक्करें होती हैं वही उसकी संघट्ट आवर्ती कहलाती है। क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ यस और नो। सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कि यस मैम क्लियर हो गया है। फटाफट 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 जल्दी से कमेंट्स में लिखेंगे यस मैम क्लियर हो गया। संघट्ट आवर्ती नथिंग, केवल एक सेकंड में जितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं वही उसकी संघट्ट आवर्ती है। चलो ओके, माना दो अणु हैं और दो अणु जिसमें ए और बी है जो आपस में क्रिया करते हैं, उनमें क्रिया करके उत्पाद जब बनता है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, उनके लिए आवश्यक है कि उनके पास पर्याप्त ऊर्जा हो जो क्या कर सके, टक्कर करके अभिक्रिया का वेग और उत्पाद में कन्वर्ट हो सके। डन। चले, अब आता है संघट्ट सिद्धांत में दूसरा पॉइंट, क्या भाई, कि इनके मध्य के पुराने बंध, जब अपन कोई मॉलिक्यूल देखते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल देखते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है बेटा, आपस में बंध होता है। ठीक है, अब जो बंध की आप बात कर रहे हैं वो बंध में क्या होता है कि पुराने बंध तो टूटेंगे और नए बंध क्या होते हैं बच्चों, नए बंध बन जाते हैं। राइट, जैसे ए बी सी और डी, तो यहाँ बनेगा ए बी सी और डी, जो अलग अलग थे अब क्या हो गए, सब एक साथ आ गए हैं। तो कहा कि पुराने बंध टूटने चाहिए, नए बंध बनने चाहिए, जिससे कि उत्पाद का निर्माण होता है और क्रियाकारक क्रियाफल या उत्पाद में परिवर्तित हो सके। इसे संघट्ट कहते हैं, टक्कर सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जब ये कण आपस में टकराते हैं तो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंधों का निर्माण हो जाता है, जिससे उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, सबको बात समझ में आई? फटाफट कमेंट में लिखो यस मैम क्लियर हो गया। मैं बार बार समझा रही हूँ, संघट्ट तो सबको क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में कि संघट्ट का मतलब ही क्या होता है, टक्कर ऐसी होनी चाहिए कि उत्पाद मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो संघट्ट प्रभावी नहीं है। अगर टक्कर से प्रोडक्ट बना, उत्पाद बना, तो वो कौन सी टक्कर है भाई, प्रभावी टक्कर है। अगर उत्पाद नहीं बना तो वो क्या है बेटा, अप्रभावी टक्कर। राइट, क्लियर है, बात समझ में आई? तो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जब कोई भी अभिकारक ए और बी को आप देखते हैं तो यहाँ उत्पाद नहीं बना है, जैसे अभिकारक वैसा, तो यह टक्कर कौन सी है, अप्रभावी। और यहाँ पर प्रोडक्ट बन चुके हैं तो ये कौन सी टक्कर है, प्रभावी। हाँ या ना, यस और नो जल्दी बताओ। जो टक्कर से प्रोडक्ट बन जाता है उन्हें प्रभावी, जो से नहीं बनता है उसे अप्रभावी टक्कर के नाम से जाना जाता है। सही है, बढ़िया, क्लियर हो गया, डायग्राम से अपने आप क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है अगला, किसी भी अभिक्रिया में सिर्फ क्रियाकारक का टकराना, संघट्ट करना ही काफी नहीं होता है। जैसे आपके पास अभिकारक है, अभिकारक इससे टकराया, लेकिन टकराने के बाद में भी प्रोडक्ट नहीं बनाना, यानी कि उनका अभिविन्यास भी ऐसा होना चाहिए कि जैसा अभिकारक पहला है और जो जिससे टकरा रहा है उन दोनों का अभिविन्यास सेम हुआ तब तो वो जुड़ेंगे। अगर अभिविन्यास समान नहीं हुआ तो वो जुड़ेंगे ही नहीं। राइट, यानी अभिविन्यास बहुत मैटर करता है। तो कहा कि बल्कि यह संघट्ट सही दिशा में भी होना चाहिए, सही तरीके से भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह दें कि अपन ने क्या किया, पेड़ जिस पे बहुत सारे आम लगे, इमेजिन करो, बहुत ज़्यादा ऐसे अनुमान लगाओ, है ना, ऐसे सोचो कि एक पेड़ है, उस पे आम लगे हैं, आहा। अब हमने उसके ऊपर क्या मारा, पत्थर मारा, पत्थर मारा, क्या आम टूट कर नीचे गिरा? तुमने तो पत्थर मार दिया,
लेकिन क्या वो आम नीचे गिरा? नहीं। अगर नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो पत्थर सही निशाने पे नहीं लगा था। सिमिलरली टकराए तो सही, पर सही दिशा में नहीं टकराए तो प्रोडक्ट नहीं बना। दिशा सही होनी चाहिए, अभिविन्यास सही होना चाहिए, तभी जाके प्रोडक्ट बनता है। क्लियर? तो ये कह रहा है अणुओं की ऊर्जा भी सक्रियण ऊर्जा के समान हो या उससे अधिक होनी चाहिए। यह ऊर्जा उन अणुओं को उनके पुराने बंध तोड़ने में और नए बंध बनाने में भी क्या करती है? सहायता करती है। अणुओं के क्रियाफल उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। डन? चलिए जी, यदि अणुओं की सक्रियण ऊर्जा के समान या उससे अधिक है तो संघट उचित नहीं माना जाएगा। ऐसी टक्कर वाले क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर नहीं है और तो उनकी टक्कर मान्य नहीं होगी और वहां पर प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। क्रियाकारक का उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए उपयुक्त अभिविन्यास में और सक्रियण ऊर्जा के साथ संघट करना आवश्यक है। क्लियर? अब आता है अगला टॉपिक, संघट सिद्धांत की। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो उनकी जो सक्रियण ऊर्जा है, उस ऊर्जा के लिए एक वैज्ञानिक आए जिसका क्या नाम था? आरेनियस। राइट? उसने एक समीकरण से इसको हल किया और नाम पड़ गया आरेनियस समीकरण। डन? क्लियर है? तो आइए, तो 1889 में ताप के साथ अभिक्रिया वेग परिवर्तन को समझाने के लिए आरेनियस ने एक समीकरण दी, जिसे आरेनियस समीकरण कहते हैं। K बराबर AE की घात माइनस EA अपॉन RT। ये है आरेनियस समीकरण, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है। यहाँ पर EA क्या है बेटा? सक्रियण ऊर्जा है, T ताप है, R गैस नियतांक है, A नियतांक है और K जो है वो वेग स्थिरांक है। बस ये ध्यान में रखना है आपको, ये थोड़ा सा याद रखना है, ये याद रखना है कि आरेनियस समीकरण क्या होती है। अब इस आरेनियस समीकरण से क्वेश्चन आता है, अगर इसका हम लोग समाकलन कर देना, समाकलन के बाद जो समीकरण आती है उससे न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोनों पक्षों में लोग लो, यानी जो समीकरण थी ना, क्या? K बराबर AE माइनस EA अपॉन RT, उस पर लोग लगाओ। तो जैसे ही लोग लगाते हैं तो क्या आता है? दोनों तरफ लोग लिख दिया, लोग E यानी आधार, K बराबर लोग AE की पावर EA अपॉन RT। डन? दोनों तरफ लोग लिया तो लोग में जो चीज़ गुणा में होती है वो किस में आ जाती है? प्लस में, और जो भाग में होती है वो माइनस में। मैं बता रही हूँ, लिख लेना। लोग लेते वक्त जो चीज़ गुणा में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्लस में, और जो लोग में भाग में है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? माइनस में। तो यहाँ पर गुणा है ना, लोग AE, A गुणा E है ना, तो A और E के बीच में क्या है? डॉट है, गुणा का निशान है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लोग A लोग E, राइट, की घात E अपॉन RT। घात जो है वो आगे आ जाती है तो क्या बन जाता है? अतः लोग E m इंटू एम, ये तो बताया गया है। तो यहाँ पर लोग AE अपॉन RT। अगर लोग को हम लोग देखें तो 2.303 10K यानी लोग आधार 10, 2.303 लोग 10 A माइनस EA अपॉन RT। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, सभी एक बार आराम से देखेंगे ताकि बात समझ में आ जाए। क्लियर है? क्लियर है सबका? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सबको बात समझ में आई कि नहीं? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड। सभी बच्चे कह रहे हैं यस मैम क्लियर है। ओके डन। तो चलिए जी, यहाँ तक सबका क्लियर है। तो दोनों को 2.303 से भाग करने पर माना T1 T2 पर वेग स्थिरांक K1 K2 होगा। दोनों में दोनों का भाग दिया, K1 K2 की वैल्यू लिख दी, उसके बाद में दोनों को घटाया, घटाने पर K2 माइनस K1 लिख दिया। सिमिलरली लिखने पर दोनों का एक वैल्यू बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? log K2 अपॉन K1 E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 माइनस T2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से आप लोग
अच्छे से इसको याद रख लेना। डराइव करना नहीं आएगा, व्युत्पन्न करना नहीं आएगा, ये तो मैंने ही बता दिया है ताकि आपको इजी हो जाए। बट ये समीकरण जरूर याद कर लेना क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल 101% आना है, 101%। डन। इसका मैं यानी समीकरण से क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन है जो आपको हल करना है। सभी बच्चों का होमवर्क है ये कि यहाँ पर आपको 2 ताप दिए गए हैं। ताप का मान T1 T2 दिया गया है। वेग स्थिरांक का मान 5 गुना यानी कि K1 से K2 5 गुना बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना करो। गैस का स्थिरांक R बराबर 8.314 जूल प्रति किलो केल्विन प्रति मोल है। यह क्वेश्चन आपको करना है जहां पर आपको K1 K2 T1 T2 दिया गया है, R भी दिया गया है, आपको सक्रियण ऊर्जा निकालनी है। बहुत आराम से निकल जाएगी। वैसे तो इसका आंसर मैंने दिया हुआ है बट आपको कोशिश करनी है कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए। डन है, बात समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो आज की क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रासायनिक बल गतिकी चैप्टर खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि मैम इसके क्वेश्चंस, इसके न्यूमेरिकल्स आप एक सेशन में करवा दीजिए। तो अगला जो क्लास है वो मैं उसी पे दे दूंगी ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ कर सकें। डन। तो चलते हैं आज की क्लास में, बस इतना ही। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनना ताकि आप अपने स्टेट का टॉपर बन सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।